Hello everyone, welcome to my channel NTA Net/TRF Achievers. How are you? So today we're going to learn an important topic of education subject which is Sankhya philosophy, and we will also discuss about some MCQs on Sankhya philosophy. So this particular channel is all for the students who are preparing for NT UGC Net/JRF. So let's get started. So before to start and to learn about what is Sankhya philosophy, first it's really important to understand by whom Sankhya philosophy was first propounded by. So Sankhya philosophy was propounded by Kapila in 8th to 6th century BCE. So सांख्य फिलॉसफी हम जान लेते हैं कि ये एक दो शब्दों से मिलकर बनी है. जो पहला शब्द है वो है सांग, और जो दूसरा जो शब्द है वो है ख्या, यानी कि सान जिसका मतलब है नंबर और ख्या जिसका मतलब है नॉलेज. सांख्या का जो मीनिंग है उसका मतलब है डिवाइन नॉलेज, और ये एक ऐसी नॉलेज होती है जो हमें नॉलेज देती है अपनी बॉडी की और अपने सोल की, यानी कि मैटर और स्पिरिट की. सांख्य फिलॉसफी ड्यूलिस्टिक होती है नेचर में, ये मोनोइस्टिक नहीं होती है. ड्यूलिस्टिक मतलब इसमें दो एंटिटीज़ होती हैं, पुरुष और प्रकृति. पुरुष का मतलब होता है स्पिरिट और प्रकृति का मतलब होता है नेचर. सांख्य फिलॉसफी को ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल सिस्टम कहा जाता है. What does mean by orthodox philosophical system? So orthodox philosophical system मतलब ये इसके जो अंश है वो एंशियंट में पाए गए हैं, यानी कि सबसे एंशियंट ये फिलॉसफी है और जिसके अंश हमें रामायण महाभारत में पाए गए हैं और जिसके बारे में डिस्कशन हुआ है, इसलिए इसको सबसे पुराना ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल सिस्टम कहा जाता है. और ये क्या करता है, ये पोस्टुलेट करता है रियलिटी को जिसमें पुरुष और प्रकृति आता है. पुरुष यानी कि जो डील करता है हमारे सेल्फ सोल माइंड से, और प्रकृति जो कि डील करता है हमारे नेचर से, जिसके अंदर क्रिएटिव एजेंसी और एनर्जी इंक्लूड होता है. फर्दर देखते हैं कि पुरुष ये नॉट चेंजेबल होता है. मतलब पुरुष नॉट चेंजेबल इन द सेंस कि पुरुष को हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि हमारी स्पिरिट, क्या हम स्पिरिट को चेंज कर सकते हैं अपनी आत्मा को? नहीं, हम नहीं कर सकते. वेयर एज द प्रकृति चेंजेस विद टाइम, जैसे कि जो प्रकृति हमारा नेचर है वो समय के साथ चेंज होता रहता है, इसलिए ये चेंजेबल होता है अपनी नेचर में. अब हम देखते हैं सांख्य फिलॉसफी का सबसे इम्पोर्टेंट और ऐसा पॉइंट जो कि हमेशा एनटी आपसे पूछता है और किसी न किसी फॉर्म में आ जाता है. ये एक सिंगल स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको सांख्य फिलॉसफी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताती है. जैसे सांख्य फिलॉसफी साइलेंट होती है गॉड पे, मीन्स कि गॉड की बात नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष और प्रकृति की बात करती है. आप सोच रहे होंगे कि सांख्य फिलॉसफी तो सबसे ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल सिस्टम है, यानी कि सबसे पुराना है, तो ये भी लाजमी होगा कि ये भगवान के बारे में बात करे, लेकिन ऐसा नहीं है. सांख्य फिलॉसफी भगवान के बारे में बात नहीं करता है. नेक्स्ट है सांख्य मेटाफिजिक्स. अभी तक हमने सांख्य के बारे में पढ़ा, सांख्य का क्या एम है, ये कैसा फिलोसफिकल सिस्टम है और ये किसकी बात करता है, यानी पुरुष और प्रकृति की. अब हम इसके मेटाफिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं. मेटाफिजिक्स यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में हम आगे पढ़ते हैं. इसमें 3 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि मैटर में 3 तरह के एट्रीब्यूट्स हैं. पहला एट्रीब्यूट हमारा होता है सत, दूसरा राज और तीसरा ताम. सत मतलब क्या होता है? सत मतलब होता है हमारा सात्विक जीवन व्यतीत करना. राज होता है हम जिसके अंदर आपकी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं. ताम होता है जिसके अंदर आपकी सारी नेगेटिविटीज़ और आपका सारा द्वेष इसमें इंक्लूड हो जाता है. सांख्य फिलॉसफी बिलीव करती है क्रिएशन पे, किसकी? यूनियन ऑफ स्पिरिट एंड मैटर, यानी कि ये पुरुष और प्रकृति दोनों की बात करती है और एक यूनियन की बात करती है. सांख्य फिलॉसफी
के अंदर जैसे 3 गुण हमने डिस्कस किए, सत्व, रजस, तमस। सत्व मतलब क्या होता है? सत्व मतलब होता है गुडनेस, यानी कि ऐसा जो व्यवहार जो सबसे गुड है। रजस यानी कि पैशन। तमस जिसमें डार्कनेस आ जाती है। और सबसे वेल बैलेंस पर्सनैलिटी किसको कहा जाता है? कहा जाता है सत्व को, यानी कि सत्य को, जिसके अंदर आपके अच्छे विचार, अच्छी समझ, अच्छा कंटेम्पलेशन और उच्च और प्योर फूड का कंजप्शन आ जाता है। तभी कहते हैं कि हम सबको सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जब हम सात्विक जीवन व्यतीत करने लगेंगे तो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है और हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये आपको 3 वही असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है, त्रिगुण कहते हैं जिसे, और ये 3 फॉर्म में है, लेकिन इधर यहाँ पे वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है कि इसमें सत्य के अंदर क्या क्या आता है। तो सत्य के अंदर ट्रूथ आता है, विजडम आती है, गुडनेस आता है और ब्यूटी आती है। ब्यूटी इसमें आपकी बाहरी सुंदरता नहीं, इसके साथ साथ आपकी आंतरिक सुंदरता के बारे में बताया जाता है, जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक ब्यूटी। रजस हमारा पैशन, वॉयलेंस और फियर्सनेस आता है। तमस के अंदर हमारी डार्कनेस, अनडिजायरेबल ट्रेट और ग्लूमीनेस आता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सांख्या मेटाफिजिक्स के अंदर आता है। इसमें प्रकृति कैसे इवॉल्व हुई उसके बारे में ये बताया है कि सबसे पहले जो सीक्वेंस में पुरुष आता है, सबसे पहले पुरुष मतलब क्या है? हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा चिंतन। सेकंड यानी कि प्रकृति आती है। प्रकृति के अंदर क्या आता है? हमारे मैटर, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डील करता है, ये आपका होता है सेकंड। थर्ड हमारा होता है महंत। महंत क्या होता है? महंत आपकी इंटेलेक्ट के साथ डील करता है, इंटेलेक्ट को कैटर करता है, इंटेलेक्ट के अंदर इंटेलिजेंस आ जाती है। अहंकार आपका 4th नंबर पे आता है। अहंकार होता है आपका ईगो, जो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी के साथ डील करता है। फर्दर अहंकार 3 चीज़ों में डिवाइडेड होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जिसमें हम जिसमें क्या आता है? लाइटनेस, बिहेवियर में लाइटनेस और इम्पेलिंग राजसिक में आता है। तामसिक में आता है स्टेबल, जो सॉलिड है। फर्दर जो सात्विक है वो 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड हो जाता है, जिसके अंदर माइंड आता है। माइंड के अंदर आपके कॉग्निटिव सेंसेस और एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। कॉग्निटिव सेंसेस का क्या मतलब है? कॉग्निटिव सेंसेस हमारी इंद्रियां, जिसके अंदर हियरिंग आती है, टच आता है, सीइंग आता है, टेस्ट आता है और स्मेल आता है। वेयरएज जो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स का क्या मतलब है? एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स होती है हमारी काम इंद्रियां, हमारे काम करने की जो इंद्रियां है, जैसे कि स्पीक। हम क्या करते हैं? जो हमारे कॉग्निटिव सेंसेस का यूज़ करके कोई कार्य करते हैं, जो हमारी काम इंद्रियां कहलाती है, जैसे बोलना, पकड़ना, चलना, किसी चीज़ को एलिमिनेट करना और प्रोक्रिएटिंग करना। सटल एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम तन मंत्र कहते हैं। सटल एलिमेंट्स यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। ये इसकी पूरी मेटाफिजिक्स की, और इसका प्रॉपर सीक्वेंस आपसे पूछा जाएगा कि पहले क्या आया था, फिर दूसरे नंबर पे क्या आया था। तो पहले ध्यान रखना, पुरुष सबसे पहले नंबर पे है, फिर प्रकृति है, फिर महंत है, और फिर चौथे नंबर पे हमारा अहंकार है। ये सीक्वेंस हमेशा एनटीए पूछता है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। व्हाट इज़ एपिस्टेमोलॉजी? एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है नॉलेज। हमें किसी चीज़ की नॉलेज मिलती है, उसको हम एपिस्टेमोलॉजी टर्म से डिनोट करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी सांख्या में 3 चीज़ें होती हैं, यानी कि 3 प्रमाण होते हैं। प्रमाण मतलब क्या होता है? प्रमाण मतलब होता है मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज। इसके अंदर प्रत्यक्ष आता है, अनुमान आता है, शब्द आता है। अब आप पूछोगे प्रत्यक्ष मतलब क्या है? प्रत्यक्ष मतलब है कि डायरेक्ट का जो सेंस परसेप्शन होती है, कि हम उसे कैसे डायरेक्ट परसीव करते हैं। सेकंड है हमारा अनुमान।
जिसके अंदर आपका लॉजिकल इन्फेरेंस आता है। थर्ड है हमारा शब्द, शब्द यानी कि वर्बल टेस्टोनॉमी, जो हम शब्दों का यूज़ करते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, वो शब्द के अंदर आते हैं। सांख्य फिलॉसफी के पुरुष में 3 तरह की बॉन्डेज के बारे में बात की गई है, यानी कि 3 तरह की स्टेट के बारे में बात की गई है। पहला है बॉन्ड, जिसे हम बांधा कहते हैं। दूसरा है मुक्त, जिसे हम फ्री कहते हैं। और कॉन्शियस जो है तीसरा, जिसे हम चिंतन कहते हैं। मैटर हमारा एटर्नल होता है और एक ऐसा मतलब इमेजिनरी रिलेशनशिप होता है मैटर और स्पिरिट के बीच में, यानी कि जिसको हम बॉन्डेज कहते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। एक इमेजिनरी रिलेशन होता है प्रकृति पुरुष के अंदर, और पुरुष और प्रकृति साथ साथ चलते हैं। और जब इन बॉन्डेज को हम तोड़ देते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं कि हमें सैल्वेशन प्राप्त हो गया, मतलब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अल्टीमेट क्या है हमारा एम, कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, यही हमारा अल्टीमेट एम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें एक्सोलॉजी के बारे में बता रहा है। एक्सोलॉजी यानी कि वैल्यूज़ के बारे में, सांख्या की। ये सांख्या क्या कहता है कि हमें हर तरह के दुख से, हर तरह के पेन से, हर तरह के विकार से दूर होना, और जब हम इन सभी हम पार पा लेंगे, यानी कि फ्रीडम ले लेंगे अपने हर तरह के पेन और सफरिंग से, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें 3 तरह की माइजरीज, यानी कि 3 तरह की दुखों के बारे में इसमें बताया गया है। जो पहला है माइजरी, वो कैसी होती है? फिजिकल माइजरी, जिसे हम अधिभौतिक कहते हैं। सेकंड है जैविक, जिसको हम नेचुरल क्लैमिटी कहते हैं। थर्ड इसके अंदर आता है स्पिरिचुअल, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी से डील करता है। और हमारा अल्टीमेट एम यही होना चाहिए लाइफ का, कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और हम इन सब दुख से, सब लालच से, सब लोभ से दूर हो जाए और अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करें। अब तक हमने सांख्या की मेटाफिजिक्स, सांख्या की एपिस्टेमोलॉजी और सांख्या की एक्सोलॉजी के बारे में पढ़ा है। अब हम ये करते हैं, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि सांख्या का करिकुलम में कैसे यूज़ हो सकता है और सांख्या कैसे इंक्लूड होता है। हाँ, तो सांख्या का एम क्या है? सांख्या का एम एजुकेशन में है साल्वेशन प्राप्त करना, और इसमें कहा गया है कि हमारी ऐसी एम ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए कि हमें बच्चों को ना केवल मैटर के बारे में पढ़ाए, लेकिन हमें उनको सोल के बारे में भी, पुरुष के बारे में भी नॉलेज देनी चाहिए, ताकि वो जो पढ़ रहा है उसे वैल्यू करे और अपने आप को समझे, और जो भी वो इंफॉर्मेशन कोई भी कैसे भी एनवायरनमेंट से ले रहा है, वो उसको वैल्यू करना सीखे कि उसके जीवन में क्या महत्व है। इसके अंदर सारे तरह के डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नेचुरल साइंसेस इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन नेचुरल साइंसेस के साथ साथ हमारा आर्ट्स भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि साइंस के साथ साथ आर्ट्स को भी उतनी ही प्रायोरिटी दी जाती है, जिसके अंदर आर्टिस्टिक वैल्यूज इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सांख्य फिलॉसफी में जो मेथड होता है लर्निंग का, वो एक्सपीरियंशियल होता है, जिसके अंदर लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के थ्रू कराई जाती है बच्चों को। एक्टिविटी बेस्ड होता है कि एक्टिविटी ज़्यादा करवाए बच्चों को, ताकि वो बच्चा खुद सीखे और खुद करे। प्रैक्टिकल वर्क बहुत होता है और लॉजिकल रीजनिंग होती है, ताकि बच्चे का एक ऐसा दिमाग का विकास कर सके कि वो खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। डिसिप्लिन इसका स्ट्रिक्ट होता है, इसके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये रिजिड होता है नेचर में। रोल ऑफ टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होता है, यानी कि जो टीचर एक ऐसा जो आपको सिर्फ गाइड दे और बाकी सॉल्यूशन आप खुद ही निकाले प्रॉब्लम का, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा, जिसे क्या कहते हैं? फैसिलिटेटर कहते हैं। जैसे कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी में भी कहा गया है कि रोल ऑफ द टीचर शुड बी एज फैसिलिटेटर। नेक्स्ट, आई होप आपको इतना सांख्य फिलॉसफी के बारे में समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि जितना हमने पढ़ा है सांख्य फिलॉसफी के बारे में, तो क्या हम अपने उस कॉन्सेप्ट को इन क्वेश्चंस में लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, और क्या हम इनको की पॉइंट पकड़ के आंसर सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम एनटीए की लैंग्वेज देखें तो एनटीए आपकी
कॉन्सेप्ट की नॉलेज को चेक करता है। वो देखता है कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन लगा सकते हो कॉन्सेप्ट को पढ़कर। तो चलो देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच फिलॉसफी बिलीव्स इन द डुअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रकृति एंड सोल। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे पहली ट्रिक यही है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और फिर की पॉइंट पकड़ो। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको की पॉइंट पकड़ में आएगा। क्या है वो की पॉइंट? सोचो जरा। हाँ, सही कहा। इसका जो की पॉइंट है वो डुअलिटी है एग्जिस्टेंस की, यानी कि प्रकृति और सोल। ऐसी कौन सी फिलॉसफी है जो प्रकृति और सोल दोनों की बात करता है? वो है हमारा सांख्य। वेरी गुड, आपको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्थोडॉक्स मीन्स आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी इज साइलेंट ऑन द इशू ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये क्या है? की पॉइंट पकड़ो इसका। साइलेंट ऑन द इशू ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। साइलेंट कौन है गॉड के बारे में? बताओ इनमें से कौन सा है? वेरी गुड, सही कहा, सांख्य। अभी हमने पढ़ा ना कि सांख्य ही एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि गॉड पे एब्सेंट होता है, गॉड के बारे में बात नहीं करता है। नेक्स्ट, ये है आपको मैचिंग दी गई है, इसको सॉल्व करना है आपको। दो तरह है, एक तरफ आपको कॉज ओनली, इफेक्ट ओनली, बोथ कॉज एंड इफेक्ट कहा गया है, दिया गया है। दूसरी तरफ आपको दिया है पुरुष, तंत्र मंत्र, सेंसरी मोटर, ईश्वर एंड प्रकृति। आपको इन दोनों को मैच करना है। मैच करने से पहले कुछ टर्म को हम समझ लेते हैं। कॉज क्या होता है? कॉज मतलब होता है हमारा कारण। हमें किसी चीज़ का जो कारण कहते हैं उसको कहते हैं कॉज। सेकंड है इफेक्ट ओनली। इफेक्ट यानी उस कारण से किसी वस्तु पर प्रभाव पड़ना, किसी चीज़ पर इफेक्ट पड़ना, उसको क्या कहते हैं? इफेक्ट। थर्ड दिया हुआ है बोथ कॉज एंड इफेक्ट, एंड फोर्थ दिया हुआ है नीदर कॉज नॉर इफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको मैच करते हैं। मैच करते करते समझते हैं कि क्या कहा गया है। कॉज किसका होता है? जो कॉज होता है हमारा प्रकृति का। प्रकृति यानी मैटर का हम सब पे प्रभाव कारण होता है और उसका हमें पड़ता है। बी है इफेक्ट ओनली। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट होता है कि उस प्रकृति का जो प्रभाव है किस पे पड़ रहा है? हमारे सेंसेस पर, सेंसरी एंड मोटर स्किल्स पर। थर्ड है बोथ कॉज एंड इफेक्ट, जिसका कॉज भी होता है इफेक्ट भी होता है। वो किसका होता है? तन मंत्र का। किसका? तन मंत्र में क्या आते हैं? हमारे एलिमेंट्स। डी क्या है? जिसका कोई भी कॉज और कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका है फर्स्ट, यानी कि पुरुष, जिसको क्या कहते हैं हम? हमारी स्पिरिट। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, और मुझे लगता है कि आपने कई सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए हैं। और अगर आपको ऐसी ही और फिलॉसफी पर वीडियोस चाहिए तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए और अपडेट्स के लिए आप जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते जाए। और आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओगे तो आपको इस फिलॉसफी का PDF वहाँ मिल जाएगा, और ऐसी कई PDF है जो वहाँ पे अवेलेबल है। तो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस डे।